सिंगर एंड निकलसन। सिंगर एंड निकलसन, ये पहले क्लास 11 में पढ़ना था, थोड़ी सी जानकारी जो क्लास 11 का उठा करके क्लास 9 में अब टेप दिया गया है। सिंगर एंड निकलसन, ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये वाला मॉडल दिया हुआ था। मैंने कई सारे लिपिड के अणु बना दिए और इनके पूंछ बना दिए। अब जब आप ध्यान से देखिए, ये अंदर वाला पार्ट है और ये कोशिका के बाहर वाला पार्ट है, आउटसाइड। यानी फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स आपको देखने को मिलेगी। देखो मैंने एक लेयर ये बनाया और दूसरा लेयर ये बनाया। ये जो मोज़ेक आया है ये प्रोटीन के लिए आया है, ये प्रोटीन के लिए जो है मोज़ेक आया है, और ये जो फ्लूइड आया है ये आया है लिपिड बाइलेयर के लिए, लिपिड बाइलेयर के लिए अमीबॉइड शीट। तो अब आप याद रखेंगे, पहले तो आपको एक एग्जाम्पल याद रखना था, वायरस, जो कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अब आपको जो है वायरस के साथ दो और एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, वायरस, वायरॉइड और वायरस या प्रियन बोल। ये सारे अपवाद हैं कोशिका सिद्धांत के, इन्हें कहा जाता है ए सेलुलर, अकोशिकीय। एक कोशिकीय मत बोलना, अकोशिकीय, ए सेलुलर, यानी कोशिका जैसी इसमें कोई बात नहीं, ये कोशिका है नहीं। इसमें देखो कुछ धागे जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, कुछ धागे जैसी जो है संरचनाएं दिख रही है यहाँ पर। देखो ये धागे जैसी कुछ संरचनाएं दिख रही है यहाँ पर, ये देखो, उन्हीं को कहा जाता है साइटोस्केलेटन। जैसे हमारे शरीर के अंदर स्केलेटन क्या है, हड्डी है, इन्हीं सारे को कहा जाता है सेल इंक्लूजन्स, सेल इंक्लूजन्स। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं 500 प्रश्नों का सीरीज, और ये है सेट नंबर 1 इस सीरीज का। इस पूरे सीरीज में हम लोग 500 प्रश्नों को करेंगे। हर एक सेट में 50 सवाल आपके सामने आएगा और ज़्यादातर प्रश्न होंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 में पूछे गए हैं, और कुछ सवाल मैं आपको करवाऊंगा नई वाली एनसीईआरटी से, जो बिल्कुल ही फ्रेश टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर। यानी जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं चैप्टर के अंदर, कुछ नए लाइंस ऐड हुए हैं, कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, उन सारे टॉपिक से, उन सारे लाइन से प्रश्न जो है मैं आपको करवाऊंगा। अगर नई वाली एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं तो निश्चित ही आपको इस सीरीज के अंदर जो सवाल देखने को मिलेंगे नई वाली एनसीईआरटी से, वहां से आपको प्रश्न दिख जाएंगे। जो भी मैं सवाल करवाऊंगा वो एग्जामिनर का फेवरेट सवाल होगा, आप यूं मानकर चलो। अगर नई वाली एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं तो देखना जो पहला शिफ्ट होगा ना, उसी में आपको इस सीरीज के अंदर से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, और हो सकता है ये जो पहला सेट है इसी से प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। अगर पूछे जाते हैं तो ये आप देख लेना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाएंगे ऐप के ऊपर, जो फ्री सेक्शन होगा ना, देखना वहां पर फ्री सेक्शन एक होगा, उसी में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, और ऐप का डाउनलोडिंग लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये नई वाली एनसीईआरटी से ही सवाल है। थर्मोफाइल्स है ना, थर्मोफाइल्स की प्रमुख विशेषता क्या है? थर्मोफाइल्स यानी कि तापरागी जीवाणु। तापरागी जीवाणु, थर्मो का मतलब टेम्परेचर होता है, फाइल्स का मतलब लव होता है, प्यार होता है। वैसा जीवाणु जिनको तापमान पसंद है, उच्च तापमान से उनको डर नहीं लगता है। जिस तापमान पर पानी उबलता है लगभग उस तापमान पर भी वो जीवित रह लेते हैं, वैसे जीवाणु को थर्मोफाइल्स कहा जाता है, तापरागी जीवाणु कहा जाता है। क्योंकि जीवाणु है तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक कोशिकीय होते हैं, सारे जीवाणु तो एक कोशिकीय ही होते हैं, लेकिन तापरागी है, थर्मोफाइल्स है, यानी इसको तापमान पसंद है, अत्यधिक उच्च तापमान वाले उष्ण स्रोतों में पाए जाते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सेल चैप्टर के अंदर जो है दिया गया है, पहले नहीं पढ़ना था, है ना, यानी पहले ये थर्मोफाइल्स के बारे में कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दिया गया था, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में दिया गया है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर नई वाली एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं तो देखना ये थर्मोफाइल्स के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा, या जो कुछ भी मैं आपको करवाने वाला हूँ नई वाली एनसीईआरटी से, सारे के सारे जो है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, निश्चित ही आप देख लेना। एक विद्यार्थी कक्षा में पीछे बैठकर ब्लैक बोर्ड को स्पष्ट रूप से पढ़ने में कठिनाई की शिकायत करता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किताब को बिना किसी कठिनाई के पढ़ सकता है। उसकी स्थिति के लिए कौन सा कथन सही है? यानी कि जो विद्यार्थी है उसे दूर की वस्तु देखने में दिक्कत आ रही है। ब्लैक बोर्ड दूर है, 25 सेंटीमीटर तो काफी पास हो गई ना दूरी। किताब जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके अगर पढ़ता है तो किताब जो है वो सही से नजर आ रही है, किताब में लिखे अक्षर जो है सही से नजर आ रहे हैं, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड पर लिखावट है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। यानी नजदीक की वस्तु देखने में कोई दिक्कत नहीं है, दूर की वस्तु देखने में दिक्कत है। तो अगर दूर की वस्तु देखने में दिक्कत है यानी निकट दृष्टि दोष है, यानी कि मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी चश्मा बनाया जाएगा अवतल लेंस में, चश्मा जो है चश्मे में जो है अवतल लेंस लगा होगा।
और इसके ठीक विपरीत हो जाता है दूरदृष्टि दोष में, जिसमें दूर की वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है स्पष्ट रूप से। उसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ना। मोतियाबिंद में क्या होता है, बढ़ते उम्र के साथ जो लेंस है वो दुधिया हो जाता है, तो वो मोतियाबिंद होता है, और इसका इलाज जो है सर्जरी के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल जो है जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये यानी कि ये बढ़ते उम्र के साथ ये दोष उत्पन्न होता है, बढ़ते उम्र के साथ ये दोष उत्पन्न होता है, जिसमें जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, समंजन क्षमता है, वो घट जाती है, क्योंकि सिलियरी मसल जो है वो हार्ड हो जाती है। लेंस का कर्वेचर जो चेंज होता है, जिससे फोकल लेंथ जो है वो एडजस्ट होती है, वो सारे जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें फोकल लेंथ यानी नॉर्मली क्या होता है, हम दूर की वस्तु देखते हैं फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है, नजदीक की वस्तु देखते हैं फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है। वस्तु हमें चाहे दूर की हो पास की हो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, लेकिन जब वो फोकल लेंथ में जो एडजस्टमेंट है, जिसे पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है, जब ये खत्म हो जाएगा, तो वैसे केस में नॉर्मली देखा गया है कि नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये दोष क्या है कि बढ़ते उम्र के साथ व्यक्ति जब बूढ़ा होने लगता है तो जाकर के जो है ये दोष उत्पन्न होने लगता है। तो इसे ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब इस दोष में जो है दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु दोनों तरह की वस्तु को देखने में दिक्कत आती है। ज्यादातर केस में क्या होता है कि नजदीक की वस्तु देखने में दिक्कत आती है, तभी जो आप देखेंगे जो बूढ़ा व्यक्ति होते हैं वो पेपर को दूर रख करके पढ़ते हैं। यूजुअली जो है नजदीक की वस्तु देखने में प्रॉब्लम जो है वो आती है जरा दृष्टि दोष में, लेकिन हो सकता है कि दोनों तरह के दोष उत्पन्न हो जाए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों। वैसे केस में जो है बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि उसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों ही लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा चश्मे में। राइट, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मांसपेशियां उचित रूप से अभिरंजित होने पर बारी बारी से हल्के और गहरे बैंड प्रदर्शित करती है? तो मानवों में जो है 3 प्रकार की पेशियां हैं, कंकाल पेशी है, चिकनी पेशी है और हृदय पेशी है। तो जो कंकाल पेशियां होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। जैसे ये डार्क बैंड है, फिर बीच में लाइट बैंड, फिर ये डार्क बैंड, फिर ये लाइट बैंड, फिर ये डार्क बैंड, लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आते हैं। बेलनाकार होती है कोशिका, है ना, बेलनाकार होती है कोशिका। ये स्केलेटल मसल है, बेलनाकार है, और एक कोशिका में एक से अधिक नाभिक देखने को मिलते हैं। तो बहुनाभीय ये कोशिका होती है। जो ये कंकाल पेशी है, इसकी जो कोशिका होती है, पेशी की कोशिका को हम लोग पेशी रेशा भी बोल देते हैं, मसल फाइबर भी बोल देते हैं। तो कंकाल पेशी की जो कोशिका होती है वो बेलनाकार होती है और बहुनाभीय होती है, और उनमें धारियां नजर आती है, हल्के और गहरे रंग की धारियां नजर आती है। इसीलिए इसे रेखित पेशी भी कहा जाता है, इसीलिए इसे जो है स्ट्राइएटेड मसल भी कहा जाता है, रेखित पेशी भी कहा जाता है ना। स्ट्राइएटेड मसल रेखित पेशी भी कहा जाता है। सिलेंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएट है कंकाल पेशी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, कंकाल पेशी जो होती है ना वो वॉलंटरी मसल होती है, ऐच्छिक पेशी होती है ना, ऐच्छिक पेशी होती है। ऐच्छिक पेशी कहने का मतलब इसमें गति हम अपनी इच्छा अनुसार करवा सकते हैं, और ये हड्डियों से जुड़ी होती है, इसलिए कंकाल पेशी है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वही इनवॉलंटरी मसल भी होती है, जिसे हम लोग चिकनी पेशी भी इनवॉलंटरी है, और जो हृदय पेशी है वो भी इनवॉलंटरी है। यानी जो हृदय पेशी है और जो चिकनी पेशी है दोनों ही अनैच्छिक पेशियां होती है, ठीक। चिकनी पेशी कैसी होती है? चिकनी पेशी आपकी होती स्पिंडल शेप्ड होती है, इस प्रकार की, है ना, ये ठीक से नहीं बना है, स्पिंडल शेप्ड। ये कुछ ऐसी होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। इसमें जो है एक कोशिका में जो है एक ही नाभिक देखने को मिलता है। तो ये है स्मूथ मसल, है ना, स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल है, और ये क्या है, इनवॉलंटरी है। तो ये पहला प्रकार है कंकाल पेशी, जिसे आप ऐच्छिक पेशी भी बोल सकते हो। ये दूसरा प्रकार है, ये चिकनी पेशी है, जो भी जैसे ये आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें जो पेशी है वो चिकनी पेशी है ना। मसल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की पेशियां जो होती है वो चिकनी पेशी होती है। और जो हृदय है हमारा वो अलग प्रकार के पेशी से बना हुआ है, जिसे हम लोग हृदय पेशी ही कहते हैं, और वो भी जो है सिलेंड्रिकल ही है,
वो भी सिलेंड्रिकल ही है, लेकिन वो यूनिन्यूक्लिएट है, यानी कि एक कोशिका में एक ही नाभिक आपको देखने को मिलेगा, एक कोशिका में एक ही नाभिक आपको देखने को मिलेगा। कार्डियक मसल हम जिसे बोलते हैं, है ना, कार्डियक मसल हम जिसे बोलेंगे, हृदय पेशी बोलेंगे। और ये जो हृदय पेशी है दोस्तों, ये भी जो है इनवॉलेंट्री ही है, ये भी जो है इनवॉलेंट्री ही है। ठीक, जैसे चिकनी पेशी इनवॉलेंट्री है ना, यानी कि अनैच्छिक पेशी है, ये भी अनैच्छिक। आप देखो भाई, हृदय की पेशी है, उस पर हमारा नियंत्रण तो नहीं है, हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, दिल धड़कता रहता है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जिन पेशियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है उसे हम लोग अनैच्छिक पेशी बोल देते हैं, और जिन पर हमारा नियंत्रण है उसे हम लोग कंकाल पेशी बोल देते हैं। हाथ पैर की पेशी, आप अपने हाथ पैर की पेशियों में संकुचन करवा सकते हो, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड जो है करता है। ये 3 प्रकार की पेशियां जो है, पेशी अपने आप में ऊतक है ना। तो ये तीनों पेशियों के बारे में जो है ये सारी जानकारी आप याद रखेंगे। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड आरंभ में विराम अवस्था में है, इस पर 4 सेकंड तक 20 न्यूटन का एक नियत बल कार्य करता है, पिंड का अंतिम वेग क्या होगा। अब देखो, आपको विराम अवस्था में बोल रखा है, यानी कि जो प्रारंभिक वेग है वो है 0, समय पता है, बल पता है, द्रव्यमान पता है, और आपको अंतिम वेग v चाहिए। v बराबर u प्लस a t होता है। आपको u पता है और t पता है, a नहीं पता है, तो a निकालने के लिए आपको इंफॉर्मेशन सवाल में पहले से दिया हुआ है ना। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण, तो यहाँ से त्वरण बराबर आ जाएगा बल बट्टे में द्रव्यमान। u 0 है, ठीक, u 0 है। a बराबर f बट्टे में m करेंगे तो f का मान देखो कितना है, 20 है, यानी फोर्स 20 न्यूटन है, और मास जो है वो 5 किलोग्राम है, और समय आपके पास 4 सेकंड है। सारे के सारे मान SI मात्रक में दिए हुए हैं, SI मात्रक में पुट करेंगे, क्योंकि वैल्यू आपको SI मात्रक में चाहिए। तो ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड, बी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली की मोटाई लगभग कितनी होती है, नई वाली NCERT से सवाल है। कोशिका झिल्ली की मोटाई 7 से 10 नैनोमीटर की होती है, 7 से 10 नैनोमीटर की होती है। और ये याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली के बारे में डिटेल हमें पता कब चला, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो जाती है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब खोज हो जाती है ना, तब जाकर के हमें कोशिका झिल्ली के बारे में, राइबोसोम के बारे में, यानी ज़्यादातर जो कोशिकांग है और कोशिका की संरचना है वो हमें अच्छे से पता तब चला जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो जाती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर यानी कि 10 पे पावर -9 मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम ये 10 पे पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किन पदार्थों से बनी होती है, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किन पदार्थों से बनी होती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से, ठीक, लिपिड और प्रोटीन से। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन, यानी लिपिड में फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, लिपिड में फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, और साथ में क्या है कि प्रोटीन होता है। तो जो भी आप, जितनी भी कोशिकाएं हैं, जो भी जीव हैं, उनके अंदर जो कोशिका है सब लिपिड और प्रोटीन से ही बनी होती है। सारे में कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो फॉस्फोलिपिड के एक अणु को दोस्तों हम लोग ऐसे दिखाते हैं, देखो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये फॉस्फेट ग्रुप को दिखाता है, और ये पूंछ जो है लिपिड को दिखाता है, ठीक। आपको क्या याद रखना है कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट जो है ये होता है जल रागी सीरा, हाइड्रोफिलिक हेड, और ये जो है ये लिपिड वाला पार्ट है। लिपिड में हम जानते हैं कार्बन चैन होता है, ठीक। तो ये होता है जल विरागी सीरा,
हाइड्रो यानी कि पानी, फोबिक यानी कि डरना, पानी से डर लगता है। जल विरागी सीरा या जल विरागी हम इसको क्या बोल सकते हैं, पूंछ बोल सकते हैं। ये कुछ आपको याद आ रहा होगा कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर में जो आप पढ़ते हो कि गंदगी कैसे हटाता है साबुन, वो वाला केस आपको याद आ रहा होगा, तो कुछ वैसा ही है, ये याद रखना है आपको। जलरागी सीरा, जल विरागी, जलरागी सीरा, जल विरागी सीरा, हाइड्रोफिलिक हेड बोल सकते हो आप, और ये हाइड्रोफोबिक टेल बोल सकते हो। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि फॉस्फोलिपिड को ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ये प्रोटीन नहीं है, इसमें प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन ये अलग है, केवल फॉस्फोलिपिड को जो है ऐसे दिखाया गया है। ये गोल वाला पार्ट जो है, ये यहाँ पर फॉस्फेट आयन होता है, फॉस्फेट आयन होता है जिसको पानी से प्यार है, और ये जो पूंछ है ना, इसमें जो लिपिड में जो कार्बन चैन है उसको दिखाता है, जिसको क्या है कि पानी से नफरत है, पानी से नफरत है, लेकिन वही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उससे उनको प्यार होगा। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किससे किससे कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो आप लिपिड और प्रोटीन बोलेंगे। लिपिड में भी कौन सा लिपिड, तो फॉस्फोलिपिड आप बोल देंगे। कोशिका झिल्ली की संरचना को कौन सा मॉडल स्पष्ट करता है, कोशिका झिल्ली की संरचना को कौन सा मॉडल स्पष्ट करता है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप ये याद रखेंगे, तरल मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल ना, ये मॉडल देने वाले वैज्ञानिक का नाम है सिंगर। ये नाम वैज्ञानिक का नहीं दिया हुआ है नई वाली एनसीईआरटी में, ये मैं आपको बता रहा हूं, सिंगर एंड निकलसन। सिंगर एंड निकलसन, ये पहले क्लास 11th में पढ़ना था, थोड़ी सी जानकारी जो क्लास 11th का उठा करके क्लास 9th में अब टिप दिया गया है। सिंगर एंड निकलसन, ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये वाला मॉडल दिया हुआ था, ये वाला मॉडल दिया हुआ था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, है ना। और इस मॉडल में कोशिका झिल्ली की संरचना को लेकर के जो बातें कही गई है वही आज की दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। जो आपने देखा अभी फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की कोशिका झिल्ली बनी होती है, इन्हीं का कहना है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में अभी हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे आगे। ये आप याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली की संरचना को कौन सा मॉडल स्पष्ट करता है, या फिर आपसे सवाल आ जाएगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किससे संबंधित है, किसके संदर्भ में है, तो आप कोशिका झिल्ली बोलेंगे। सिंगर एंड निकलसन दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना ये मॉडल दिया हुआ था। कोशिका झिल्ली में लिपिड की व्यवस्था कैसी होती है, कोशिका झिल्ली में लिपिड की व्यवस्था कैसी होती है। जैसे मान लो कि ये कोशिका, या मैं पूरा बना ही देता हूं, चलो ये मान लीजिए कि एक कोशिका है, ये कोशिका की झिल्ली मैंने बनाया है। एक और मैं बनाता हूं यहां पर, ये कोशिका के अंदर का साइटोप्लाज्म हो गया, और ये हो गया नाभिक। इसमें अपना और भी कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस, ये सब भी, खैर उससे हमें मतलब नहीं है। अब देखो कोशिका झिल्ली में आपने देखा कि फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन है, मैंने जस्ट आपको बताया फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन है। जो अभी आपने देखा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके अनुसार ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, इनकी दो लेयर्स होती है, इनकी दो लेयर्स होती है। और मैंने आपसे कहा कि भाई हम फॉस्फोलिपिड के एक अणु को ऐसे दिखाते हैं, ये इसका हेड वाला पार्ट, ये इसका टेल वाला पार्ट, इसको पानी से प्यार है और इसको किससे प्यार है, पानी से इसको नफरत है। अब होता क्या है कि कोशिका झिल्ली में ये जो फॉस्फोलिपिड है, इनकी भाई दो लेयर्स होती है, इनकी होती है दो लेयर्स, ऐसे होती है दो लेयर्स। देखो थोड़ा सा मैं पार्ट बना करके आपको दिखा रहा हूं। अब मैं ये पूंछ बना रहा हूं, मैंने कई सारे लिपिड के अणु बना दिए और इनके पूंछ बना दिए। अब जरा आप ध्यान से देखिए, ये अंदर वाला पार्ट है और ये कोशिका के बाहर वाला पार्ट है, आउटसाइड। तो चाहे हम अंदर की तरफ देखें, चाहे हम बाहर की तरफ देखें, फॉस्फोलिपिड का कौन सा पार्ट है, जिसको पानी से प्यार है, जिसको पानी से प्यार है, जिसको पानी से नफरत है, वो देखो इधर है, बीच में है। बाहर की तरफ वो वाला पार्ट है जिसको पानी से प्यार है, अंदर की तरफ वो वाला पार्ट है जिसको पानी से प्यार है। और ये पूंछ क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है। तो हम बोलते हैं कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है।
यानी फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स आपको देखने को मिलेगी। देखो मैंने एक लेयर ये बनाया और दूसरा लेयर ये बनाया, ये भी फॉस्फोलिपिड की एक लेयर है, ये भी फॉस्फोलिपिड की एक और लेयर है, तो हो गया ना 2 लेयर। तो ये बाई लेयर है। 2 लेयर में ये जो फॉस्फोलिपिड के अणु है वो कुछ इस प्रकार से अरेंज्ड है कि बाहर की तरफ भी आपको ये जलरागी सीरा और अंदर की तरफ भी कोशिका द्रव के साथ भी जलरागी सीरा है। समझ में आया आपको? प्रोटीन कहाँ होते हैं भाई? प्रोटीन होते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोटीन होते हैं, ऐसे एम्बेडेड होते हैं प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या है ना, जैसे पहाड़ों के बीच में गुफा आप देखते हो गाड़ी के आने जाने के लिए, वैसे ये प्रोटीन जो है एक गुफा की तरह जो है काम करता है। कुछ स्पेशल टाइप के पदार्थ को आने जाने के लिए एक टनल के रूप में, गुफा के रूप में, चैनल के रूप में, है ना, वीआईपी एंट्री के रूप में ये काम करता है। तो हो गया ये प्रोटीन, जो प्रोटीन की बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा कुछ और भी प्रोटीन्स हो सकते हैं। यही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो लिपिड बाई लेयर के रूप में, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लिपिड बाई लेयर के रूप में। यहां आ जाओ, थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल में। ये नई वाली एनसीईआरटी में जो है अब ये आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ना है, जो कि पहले क्लास 11th में पढ़ना था। अब जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्लास 11th में तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत हम लोग बात करेंगे। देखो यही मैंने बनाकर दिखाया अभी। ये कोशिका झिल्ली को एकदम से जूम करके दिखाया गया आपको। ये ऊपर एक लेयर आपको नजर आ रही है, ये एक दूसरी लेयर आपको नजर आ रही है। तो लिपिड की ये बाई लेयर हो गई, लिपिड की ये बाई लेयर हो गई। ध्यान से देखिए, तो ये गोल गोल पार्ट जो है ये वही है, जलरागी सीरा, है ना। ये मान लो कि बाहर का साइड है, ये मान लीजिए कि बाहर का साइड है, आउटसाइड पार्ट है, और ये मान लीजिए कि इनसाइड पार्ट है, इनसाइड पार्ट है। तो अंदर की तरफ भी जलरागी सीरा, बाहर की तरफ भी जलरागी सीरा, और क्या है, बीच में जो है पूंछ है, यानी कि जिस वो पार्ट है जिसको पानी से क्या है, नफरत है। उसके बाद देखो ये प्रोटीन धंसे हुए हैं इसमें, प्रोटीन गरे हुए हैं इसमें। तो हो गया ना ये प्रोटीन और ये लिपिड। तो लिपिड प्लस प्रोटीन हम लोग बोलते हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन हम लोग बोलते हैं। तो अब से आप याद रखेंगे कि लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, लिपिड की 2 लेयर्स होती है और प्रोटीन्स इसमें गड़े होते हैं। ठीक, अब देखो इसमें फ्लूइड क्यों कहा गया है? फ्लूइड क्यों कहा गया है? कहा गया कि कोशिका झिल्ली ना फ्लूइड है। कोशिका झिल्ली एकदम से फ्लूइड नहीं है, सेमी फ्लूइड आप मानकर चल सकते हो। कोशिका झिल्ली जो है एकदम से फ्लूइड है। कारण क्या बताया गया? कारण ये बताया गया कि ये जो लिपिड, फॉस्फोलिपिड के जो अणु होते हैं ना, ये स्लाइड्स कर सकते हैं, या फिर ये जो प्रोटीन है ना, ये इसमें स्लाइड्स कर सकते हैं, ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। ये प्रोटीन इधर खसक सकता है, ये प्रोटीन इधर खिसक सकता है, ये प्रोटीन पलट सकता है। तो कहा गया है कि देखो कोशिका झिल्ली फ्लूइड इसलिए है, इसको फ्लूइड इसलिए कहा गया है कि झिल्ली के अंदर जो अणु है पार्श्व गति कर सकते हैं, यानी लैटरल मूवमेंट, ऐसे साइड में जो है मूवमेंट कर सकते हैं, पलट सकते हैं, घूम सकते हैं, इसलिए इसको फ्लूइड कहा गया है। तरल में ही तो कोई पदार्थ ऐसे ऐसे मूवमेंट कर सकता है, घूम सकता है, पलट सकता है, फ्लूइड कहा गया। और मोज़ेक देखो क्या होता है, जैसे आप देखो यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाया गया, एक पिक्चर बनाया जा रहा है जो कि छोटे छोटे पार्ट से, ये छोटा जो है कांच का टुकड़ा हो सकता है, कोई रबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोटे छोटे पीस से जो है कोई पैटर्न बनाया जाता है, इसी को मोज़ेक कहा जाता है। छोटे छोटे पीस से जो है किसी टाइप का कोई पैटर्न या पिक्चर बनाया जाता है, उसी को हम लोग मोज़ेक बोल देते हैं। तो कहा जा रहा है कि देखो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये कुछ मोज़ेक में जो छोटे छोटे पीस लगे होते हैं, ठीक वैसे ही जो ये लिपिड की बाई लेयर है उसमें ये लगे होते हैं। तो झिल्ली में प्रोटीन गेट कीपर की भांति जो है कार्य करते हैं, गेट कीपर की भांति है, यहां से पदार्थ जो है आ जा सकते हैं, गिने चुने पदार्थ। ये वीआईपी एंट्री के लिए है, मानकर चलिए, है ना, वीआईपी एंट्री के लिए, और पदार्थ को भीतर आने और बाहर जाने में सहायता करते हैं। तो चूंकि अणु इस तरह व्यवस्थित होते हैं, जैसे मोज़ेक में टाइलें, ये मोज़ेक है, ये पूरा का पूरा पिक्चर जो बनेगा उसको आप मोज़ेक बोलोगे, और ये जो छोटे छोटे पीस है इसको आप टाइल्स बोल दीजिए। तो इस प्रोटीन के बारे में कहा गया। इसके अलावा कुछ और भी प्रोटीन्स होते हैं, ये सब जो है कुछ वैसे लगे होते हैं जैसे कि मोज़ेक में टाइलें लगे होते हैं, तो इसलिए से फ्लूइड मोज़ेक बोल दिया गया। ये जो मोज़ेक आया है ये प्रोटीन के लिए आया है, ये प्रोटीन के लिए जो है मोज़ेक आया है, और ये जो फ्लूइड आया है ये आया है इसके लिए, लिपिड बाई लेयर के लिए, लिपिड बाई लेयर के लिए आया है। तो झिल्ली में लिपिड की 2 परतें होती हैं, है ना, 2 परतें होती हैं। अब देखो इसमें जल आकर्षी शीर्ष बाहर की ओर तथा जल प्रतिकर्षी पूंछ भीतर की ओर होती है, जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे, जो मैंने आपको समझा ही दिया। तो ये सारे पॉइंट्स नए ऐड हुए हैं,
और आप मेरी बात मानिए, अगर नई वाली एनसीईआरटी से सवाल आते हैं, निश्चित ही यहां से सवाल आएंगे, निश्चित ही यहां से सवाल आएंगे। कोशिका झिल्ली की लिपिड द्वीप परत में प्रोटीन कहां स्थित होते हैं? कोशिका झिल्ली की लिपिड द्वीप परत में प्रोटीन कहां स्थित होते हैं? तो लिपिड की जो बाइलेयर होती है उसके बीच में अंतःस्थापित। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी यौगिक को विलयन से सर्वाधिक स्पष्ट रूप से विभेदित करता है? जो विलयन है ये तो दोस्तों अपने आप में क्या है, एक मिक्सचर है ना, ये तो मिक्सचर है। और एक मिक्सचर का निर्माण कैसे होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ है, उसको बस आप मिक्स कर दो, कोई रेशियो का कोई चक्कर नहीं है, कोई रिएक्शन का कोई चक्कर नहीं है, बस आपको मिक्स कर देना है। पानी लिया, चीनी मिला दिया उसमें, आप चीनी 1 चम्मच मिला लो, 2 चम्मच मिला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो नमक चीनी का एक घोल कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। लेकिन यौगिक में क्या होता है? यौगिक में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, है ना। यौगिक में क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्या करते हैं कि रिएक्ट करते हैं और एक फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट करते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनता है, जल अपने आप में यौगिक है, तो निश्चित ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा, वो चेंज नहीं होगा। और निश्चित गुणधर्म होता है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विलयन के विपरीत यौगिक का एक निश्चित संगठन और निश्चित गुणधर्म होता है। नमक पानी का घोल बनाना है तो नमक और पानी आप अलग अलग अनुपात में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही वहां पर कोई अभिक्रिया होने जा रही है, वो अपने आप में मिश्रण है, विलयन है। यौगिक की बात करते हैं, किसी भी यौगिक को आप बनाएंगे ना तो उसके लिए आपको जो तत्व लेने होंगे वो एक निश्चित अनुपात में लेने होंगे, रासायनिक अभिक्रिया जो है वहां पर चलेगी, है ना, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो चलेगी वहां पर। और हमेशा ही उस यौगिक को जब आप बनाएंगे, जैसे आपने जल ले लिया, तो जल आप जब भी जल को बनाएंगे या जल को कहीं से भी आप प्राप्त करेंगे, जल का जो अपना गुणधर्म है वो निश्चित ही रहने वाला है। और यौगिक की एक खास बात ये भी है कि जिस तत्व से ये मिलकर के बनते हैं उनके गुणधर्म ये नहीं दिखाते हैं, उनके गुणधर्म नहीं दिखाते हैं, है ना। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम का अपना एक अलग गुणधर्म है, क्लोरीन का अपना एक अलग गुणधर्म है, लेकिन सोडियम क्लोराइड इसका जो गुणधर्म है ना तो सोडियम से मेल खाता है और ना ही क्लोरीन से मेल खाता है। जल का जो गुणधर्म है ना ही हाइड्रोजन से मेल खाता है और ना ही ऑक्सीजन से मेल खाता है। तो ये भी एक विशेषता है यौगिक के अंदर, जबकि मिक्सचर के अंदर ऐसा नहीं होगा। मिक्सचर जिससे बनेगा उसका गुणधर्म वो दिखाएगा। नमक पानी का घोल बना लिया, उसमें पानी का गुणधर्म भी और नमक का गुणधर्म भी दिखाई पड़ता है हमें। नमक पानी का घोल नमकीन क्यों होता है? क्योंकि नमक नमकीन होता है। तो यही चीज मैं आपसे समझा रहा हूं। नामकरण में पूर्व लेखन प्रीफिक्स या सफिक्स के साथ मूल संशोधन किसका सूचक है? किसका सूचक है? जैसे मीथेन, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये है मीथेन। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया और इसके स्थान पर OH लगा दिया। अब इसका नाम क्या हो गया? मेथेनॉल हो गया, मेथेनॉल। देखो क्या हुआ, जो सफिक्स है उसको चेंज कर दिया, यहां पर एन था अब यहां पर OL आ गया। अच्छा मान लीजिए मैं यहां पर क्या करूं कि ब्रोमीन, जो कि अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है, हेलो ग्रुप है, ये हो जाएगा ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। देखो यहां पर प्रीफिक्स चेंज हो गया, है ना। मीथेन तो है लेकिन साथ में क्या है, यहां पर ब्रोमो आ गया। तो ये जो सफिक्स या फिर प्रीफिक्स लगते हैं वो लगते हैं जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके हिसाब से। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप यहां पर क्या है, OH है, यहां पर क्या है, ब्रोमीन है, यहां पर अल्कोहल है, यहां पर ब्रोमीन है, हेलो है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित करेगी? तो आयरन सल्फेट का विलयन है यानी कि फेरस सल्फेट Fe2SO4। अब इस पूरे विलयन से लोहा को, आयरन को कौन विस्थापित कर सकता है? निश्चित ही जो लोहा से ज्यादा काबिल है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में जो लोहा से ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो लोहा से ऊपर है। तो तांबा तो लोहा से नीचे आता है, चांदी, सोना, प्लेटिनम ये सब लोहा से नीचे आता है, क्रोमियम लोहा से नीचे आएगा, जिंक लोहा से ऊपर आएगा। तो जैसे ही आप जिंक डालेंगे इस विलयन में, वैसे ही क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और लोहा को साइड कर दिया जाएगा ऐसे। ये अपने आप में विस्थापन अभिक्रिया है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
शुक्रवाहक उच्छेदन यानी कि वेसेक्टमी, जिसे हम लोग पुरुष नसबंदी भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुरुष नसबंदी, है ना, पुरुष नसबंदी भी कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये एक अस्थायी विधि है गर्भ निरोधन का। इसमें क्या होता है, जो शुक्रवाहिका नाम की जो नली होती है, एक ट्यूब होती है, उसको काट करके बांध दिया जाता है। शुक्रवाहिका के जरिए ही शुक्राणु जो है, शुक्रवाहिका के जरिए ही शुक्राणु जो है वो लिंग से होता हुआ वीर्य के रूप में लिंग से बाहर आता है। लेकिन जब उसको काट दिया जाएगा, आधे रास्ते में ही काट दिया जाएगा, अगर इसको आधे रास्ते में ही काट दिया जाएगा, ऐसे काट दिया जाएगा, तो क्या होगा, शुक्राणु जो है वो जब लिंग से वीर्य बाहर आएगा तो उसमें शुक्राणु नहीं होगा। तो इसमें होता क्या है कि जो शुक्रवाहिका वास डिफरेंस नाम की जो ट्यूब होती है उसको काट करके बांध दिया जाता है। तो बोल सकते हैं कि जो वास डिफरेंस है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवाह, शुक्राणुओं का प्रवाह रुक जाता है। तो वीर्य जो बाहर आएगा लिंग से, उसमें शुक्राणु नहीं होगा, उसमें शुक्राणु नहीं होगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समान द्रव्यमान संख्या होने के बावजूद संभारिक भिन्न रासायनिक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? संभारिक, जैसे कि हम अगर आर्गन ले लें, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और जो द्रव्यमान संख्या वो 40 है। अगर हम कैल्शियम ले लें तो कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 40 है। तो दो अलग अलग तत्व के परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या एक समान हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं, संभारिक बोलते हैं। अब यहां पर देखो भाई, रासायनिक गुणधर्म इनके अलग अलग क्यों नहीं होंगे, तत्व ही अलग अलग है। एक आर्गन है और एक कैल्शियम है, एक अक्रिय गैस है और दूसरा अपने आप में एक क्रियाशील धातु है, तत्व ही अलग अलग है। तो निश्चित ही इनके रासायनिक गुणधर्म, क्या रासायनिक और भौतिक गुणधर्म दोनों अलग अलग होंगे। तो आप कारण क्या बोल सकते हो भाई, दोनों की जो परमाणु संख्या है वो अलग अलग है। परमाणु संख्या अलग अलग है तो नो डाउट जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो भी अलग अलग ही आएगा। तो परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न होते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक का 2 8 8 और इसका 2 8 8 2, 2 8 10 8 18 20 और इसका 2 8 8। कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति की पारगम्यता में क्या अंतर है? वैसे ये जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें भी जो है ये पढ़ना था। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर है? कोशिका भित्ति, अगर जंतु कोशिका को छोड़ दो तो लगभग जितने भी जीव होते हैं उन सारे की कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। चाहे आप पादप ले लो, चाहे आप कवक ले लो, चाहे आप जीवाणु ले लो, सारे में कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, राइट। कोशिका झिल्ली के बारे में आपने पढ़ा होगा कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, यानी कुछ पदार्थों को ये अपने से होकर के आने जाने देती है, आर पार जाने देती है, और कुछ पदार्थों को रोक देती है। कोशिका भित्ति में वो चीज नहीं है। कोशिका भित्ति दयालु है ना, कोशिका भित्ति दयालु है, अधिकांश चीजों को ये अपने से होकर के आने जाने देती है। तो बोलेंगे कि कोशिका भित्ति ये क्या है कि पारगम्य है, ये पारगम्य है, परमिएबल है, जबकि कोशिका झिल्ली क्या है, ये अर्ध पारगम्य है। हम बोलेंगे ये अर्ध पारगम्य है, एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य है, इसी को वर्णनात्मक पारगम्य बोलते हैं, इसी को अर्ध पारगम्य बोल देते हैं। और कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, केवल पारगम्य आए तो भी ठीक है, पूर्णतः पारगम्य आ जाए तो भी ठीक है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोशिका अंगक नहीं है, यानी कौन सा कोशिकांग नहीं है? कौन सा कोशिकांग नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है, अंतर्द्रव्यी जालिका कोशिकांग है, कोशिका द्रव्य कोशिकांग नहीं बोलेंगे। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के भीतर जो सेमी फ्लूइड मटेरियल है उसे हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं, और गोल्जी उपकरण अपने आप में क्या है, कोशिकांग है। गोल्जी उपकरण को ही क्या कहा जाता है? पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, डाकघर कहा जाता है। एक सर्किट आरेख में सेल के प्रतीक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो सेल को कैसे दर्शाया जाता है? सेल को दर्शाया जाता है, एक बड़ी लाइन खींचेंगे, एक छोटी लाइन खींचेंगे, ऐसे। ये बड़ा प्लेट, ये छोटा प्लेट,
जो बड़ा प्लेट है इस पे पॉजिटिव साइन देंगे और छोटे वाले पर नेगेटिव साइन देंगे, ऐसे दिखाया जाता है। एक लंबी और एक छोटी रेखा एक दूसरे के समानांतर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप दोनों को एक समान लंबाई की नहीं बनाएंगे, है ना, आप ऐसे नहीं करेंगे। ये सेल नहीं है, ये सेल नहीं है, कैपेसिटर हो जाएगा वो, जो नहीं पढ़ना है आपको। ये सेल है, ये सेल है, और बहुत सारे सेल को आप ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो ये बैटरी है ना, ये बैटरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बैटरी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दो बराबर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर, ये नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन होनी चाहिए। कोशिका के प्रकार और आकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लाल रक्त कोशिका डिस्क शेप्ड होती है, लाल रक्त कोशिका जो है डिस्क शेप्ड होती है, बिल्कुल सही है। और बीच में डिस्क शेप होती है, बाई कॉनकेव होती है ना। आप जो है देखो क्या क्या बोल सकते हो, एक तो बोल सकते हो कि डिस्क शेप्ड, ये बोल सकते हो, और आप क्या बोल सकते हो, बाई कॉनकेव बोल सकते हो। जब हम बाई कॉनकेव बोलते हैं इसका मतलब उभय अवतल, उभय अवतल, यानी कि इस साइड से भी आपको बीच में धंसा हुआ मिलेगा और पीछे के साइड से भी देखोगे तो भी बीच में धंसा हुआ मिलेगा। कुछ एक ऐसा प्लेट मान लीजिए जो इधर से भी धंसा हुआ है और इधर से भी धंसा हुआ है, उसको हम लोग बाई कॉनकेव बोल देते हैं। ये आरबीसी का शेप है, ठीक है, जिसमें एक केंद्रीय गर्त होता है, सही है, गर्त का मतलब वही गड्ढा। तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखित रूपी होती है, सही है, लंबी होती है, साथ में शाखाएं होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। श्वेत रक्त कोशिका गोल एवं स्थिर, राउंड एंड फिक्स्ड रूपी होती है, सही है। पेशी कोशिका स्पिंडल शेप्ड होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है, सही है। पेशी कोशिका में जो चिकनी पेशी होती है, पेशी कोशिका में जो चिकनी पेशी होती है वो स्पिंडल शेप्ड होती है, सही है। यहाँ पर केवल पेशी लिखा हुआ है, कंकाल पेशी है कि हृदय पेशी है कि चिकनी पेशी है, ये नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो श्वेत रक्त कोशिका गोल एवं स्थिर रूपी होती है, मेरे ख्याल से यही ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। किस लिए गलत हो जाएगा, फिक्स्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पे। श्वेत रक्त कोशिका जो होती है ना वो अपनी आकृति बदल सकती है, वो अपनी आकृति बदल सकती है, तो हम बोलते हैं कि अमीबॉइड यानी कि अमीबीय, है ना, ये अमीबीय होती है, अमीबीय, अमीबॉइड शेप, अमीबॉइड शेप्ड, यानी कि अपनी आकृति को बदल सकती है, एकदम से फिक्स्ड नहीं होती, स्थिर नहीं होती है, अपनी आकृति को बदल करके ही केशिका से बाहर कोशिका जो है, ये श्वेत रक्त कोशिका जो है आ जाती है, जो कि लिम्फ में देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से जो है हाँ, सी ऑप्शन ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है कथन गलत है। और यहाँ पर पेशी कोशिका तर्करूपी होती है, तो ये आप मान लो कि चिकनी पेशी के बारे में यहाँ पर बात जो है की जा रही है ना। हो सकती है ना पेशी कोशिका तर्करूपी हो सकती है अगर चिकनी पेशी है तो, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड जो लिखा है ना ये गलत हो जाएगा। राउंड रहता तो ठीक है, लेकिन फिक्स्ड जो लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। विषाणु प्रांसक, वायरस, वायरॉइड और प्रायॉन्स की सामान्य विशेषता क्या है? नई वाली एनसीईआरटी में जो है अब इसको मेंशन कर दिया गया है। पहले क्लास 11th बायो में पढ़ना था। आप में से जिन्होंने साइंस फाउंडेशन जो है कोर्स लिया होगा, अगर आपने मेरे से लिया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि साइंस फाउंडेशन कोर्स में जो वायरस, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है, उसमें ये सब आपको पढ़ाया गया है, ये सब आपको पढ़ाया गया है। क्लास 11th का पार्ट था, लेकिन अब जो है इसको मेंशन कर दिया गया क्लास 9th में। हम जानते हैं कि कोशिका सिद्धांत में कहा गया है कि दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, सब के सब कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक, यानी जो भी सजीव है सारे में कोशिका है, जो भी सजीव है सारे में क्या है कि कोशिका है, सारे सजीव में कोशिका है। लेकिन कुछ अपवाद है। अपवाद में आपने पढ़ा होगा विषाणु, ये आपने पढ़ रखा है, विषाणु, वायरस। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। इसे कहा गया कि सजीव और निर्जीव के बीच का एक कड़ी है। तो अब आप याद रखेंगे, पहले तो आपको एक एग्जाम्पल याद रखना था, वायरस, जो कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अब आपको जो है वायरस के साथ दो और एग्जाम्पल्स याद रखने हैं।
वायरस, वायरॉइड और प्रायोन या प्रियोन बोल दो, ये सारे ना अपवाद है कोशिका सिद्धांत के। इन्हें कहा जाता है ए सेलुलर, अकोशिकीय। एक कोशिकीय मत बोल देना, अकोशिकीय है, अकोशिकीय, ए सेलुलर यानी कोशिका जैसी इसमें कोई बात नहीं है ना, ये कोशिका है ही नहीं। तो हम बोलेंगे ये अकोशिकीय संक्रामक कारक है, बोल सकते हो। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं कि वायरस के पास क्या होता है। देखो इसके पास ना, इसके पास, वायरस के पास प्रोटीन का कोट होता है एक, और उसमें होता है आपका, उसके बाद ऐसे प्रोटीन का कोट हो गया, प्रोटीन का कोट हो गया, और अंदर में इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है ना, आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है। ये जो वायराइड है दोस्तों, इसमें ना केवल ये होता है, आरएनए होता है, केवल आरएनए, ओनली आरएनए। और ये जो प्रायोन है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ, इसके पास तो वायराइड के पास केवल आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन ये जो प्रायोन है इसके पास आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, केवल प्रोटीन है, केवल प्रोटीन है, केवल प्रोटीन है, केवल प्रोटीन है। तो वायरस के पास प्रोटीन के साथ इसका आनुवांशिक पदार्थ है, वायराइड के पास केवल और केवल क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, और प्रायोन के पास केवल प्रोटीन का कोट है, केवल प्रोटीन है इसके पास जो मुड़ी हुई होती है। जबकि हम जानते हैं कि भाई सजीव में कोशिका होती है और कोशिका के पास अपनी कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य होता है, ये दोनों तो होते ही है ना। ये तो यूनिवर्सल फीचर है, ये तो यूनिवर्सल फीचर है कि जितनी भी कोशिका होगी उसमें भाई कोशिका झिल्ली तो होनी ही है। कोशिका भित्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, केंद्रक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य है ये दोनों तो होंगे ही ना। इनमें वैसा कुछ है नहीं, इन तीनों में, इसीलिए कोशिका सिद्धांत के अपवाद कहे जाते हैं। और ये है भैया ए सेलुलर, अकोशिकीय, और संक्रामक होते हैं, बीमारी करते हैं ये। वायरस की संरचना किससे बनी होती है? तो हम बोलेंगे आनुवांशिक सामग्री तथा प्रोटीन आवरण से। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रोटीन का कोट है और इसमें इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। हो गया। विषाणु की प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें केवल आनुवांशिक सामग्री होती है, प्रोटीन आवरण नहीं होता है, केवल आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। प्रॉन्सक यानी कि प्रायोन किससे बने होते हैं? बोलेंगे असामान्य प्रोटीन से, जिनमें आनुवांशिक सामग्री नहीं होती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वायरस, वायरॉइड और ये जो प्रायोन्स है इनके बारे में याद रखिएगा, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, एक कोशिकीय संरचना है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल। उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल लेंस है ना। ये है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और ये है अवतल लेंस। दोनों के बारे में आप याद रखेंगे, दोनों के बारे में आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? आभासी प्लस सीधा प्रतिबिंब, हमेशा आभासी सीधा और साथ में छोटा, आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब। अगर आवर्धन आपसे पूछा जाता है तो 0 से 1 के बीच में हमेशा मिलेगा आपको, यानी कि आवर्धन धनात्मक होगा और 1 से छोटा होगा। तो वस्तु की स्थिति के आधार पर बड़ा या छोटा हो सकता है? नहीं, हमेशा वस्तु से छोटा होता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर। हाइड्रा जैसे जीवों द्वारा किस प्रकार की कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन प्रक्रिया में प्रजनन के लिए किया जाता है? डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन टेप आ गया है। तो जो कोशिका हाइड्रा में रीजेनरेटिव है ना, रीजेनरेशन में इन्वॉल्व होती है, उसी के द्वारा जो है मुकुलन की प्रक्रिया की जाती है। हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन से भी हो सकता है और पुनर्जनन से भी हो सकता है। तो जो कोशिका हाइड्रा में पुनर्जनन करवाती है वही वाली कोशिका जो है मुकुलन प्रक्रिया में इन्वॉल्व होती है। उसी कोशिका के कारण जो है मुकुलन भी होता है, जिस कोशिका के कारण पुनर्जनन होता है हाइड्रा में। ठीक है, तो हाइड्रा में दोनों प्रकार से प्रजनन जो है पॉसिबल है, मुकुलन के जरिए भी और किसके जरिए? पुनर्जनन के जरिए भी है। क्या बता सकते हैं? हाइड्रा जो है एनिमल किंगडम के अंदर कौन से फाइलम में आता है?
तो हाइड्रा और जेलीफिश है ना, हाइड्रा और जेलीफिश ये दोनों के दोनों आते हैं निडेरिया फाइलम में, निडेरिया संघ में। बता दिया क्योंकि अब आपको पढ़ना है। सरल मशीन के उपयोग का प्रमुख लाभ क्या है? सरल मशीन के उपयोग का प्रमुख लाभ क्या है? सरल मशीन अब आपको पढ़ना है कार्य, ऊर्जा एवं सरल मशीन। देखो सरल मशीन, हम मशीन का जो इस्तेमाल करते हैं, सरल मशीन का जो इस्तेमाल करते हैं वो मशीन क्या करती है हमारे लिए। मान लीजिए आपको कोई भार उठाना है, इस भार को उठाना है तो नो डाउट इसको उठाने के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। इस भार को उठाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो क्या सरल मशीन जो हमें कार्य करना होगा इस भार को उठाने के लिए उस कार्य को कम कर देगी, या फिर जितनी ऊर्जा जो है हमारी खर्च होनी है इस भार को उठाने के लिए क्या वो ऊर्जा कम हो जाएगी, कम कर देगी? यानी जितनी ऊर्जा जो है हमें खर्च करनी पड़ेगी, क्या सरल मशीन के इस्तेमाल से अब हमें कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी? तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जितना कार्य जो है बिना मशीन का करना होगा उतना ही कार्य मशीन के इस्तेमाल के बाद भी करना होगा। यानी हम सरल मशीन का उपयोग जो करते हैं उससे ऐसा नहीं होता है कि कार्य जो है वो कम करना पड़ेगा या फिर ऊर्जा जो है वो कम खर्च करनी पड़ेगी। ऊर्जा उतनी ही खर्च होगी, कार्य उतना ही होगा, बस आपका काम आसान हो जाएगा। अब काम जो है आसान करती है मशीन, कैसे? मान लीजिए आपको भार उठाना है और उसके लिए जो है आपको 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ये मशीन क्या करेगी, आप 100 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाएंगे, आप जो है मात्र 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और उस भार को आप उठा लेंगे इस मशीन की मदद से। तो जो आप बल लगाते हैं ना उसको मल्टीप्लाई कर देने का काम, उसको जो है बढ़ा देने का काम ये सरल मशीन करती है, जिससे आपको उतना बल नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है। या फिर यह मशीन क्या करती है, जिस दिशा में आप बल लगाएंगे उस दिशा को जो है ये मशीन बदल देती है, उस दिशा को बदल देती है। इस प्रकार से सरल मशीन जो है आपके काम को आसान कर देती है। चाहे आप 20 न्यूटन का ही बल क्यों ना लगाएं, चाहे आपके बल की दिशा को क्यों ना बदल दी गई हो, कार्य उतना ही करना पड़ता है। ठीक है। वे बल के परिमाण या दिशा में परिवर्तन करके कार्य को सरल बनाती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्य करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है या भार को उठाने के लिए, काम करने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा, भौतिकी में जो कार्य करते हैं उसकी बात कर रहा हूं, वो उतना ही करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि वर्क बराबर, देखो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। मशीन क्या करने वाली है, आपके बल जो आप बल लगाएंगे उसको ये कम कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट वहां पर ज्यादा करना होगा, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो कार्य है, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस में शाखित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन यानी उसमें आपको केवल कार्बन और हाइड्रोजन का चयन मिलेगा, केवल आपको कार्बन और हाइड्रोजन का चयन मिलेगा, है ना। ये जो चयन है, जो श्रृंखला है, इसमें आपको केवल हाइड्रोजन और कार्बन मिलेगा। और शाखित है यानी कि ब्रांच्ड है। तो प्रोपेन है, एथेन है, ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है। प्रोपेन क्या होता है, 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, तो CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है। ठीक। एथेन क्या होता है, CH3 CH3, 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन। ब्यूटेन क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH3, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन। अब आइसोब्यूटेन का मतलब क्या हुआ, अभी क्या है, ये लीनियर है, अभी क्या है कि ये लीनियर है ना, शाखित नहीं है, रैखिक है। अब इसमें क्या करो, आप एक ब्रांच निकाल दो, आप इसमें एक ब्रांच निकाल दो ऐसे। 1 2 3 4 कार्बन अभी भी है, 3 3 6 3 9 10 10 हाइड्रोजन अभी भी है। इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। यानी कि आप इन दोनों का फॉर्मूला देखेंगे तो C4H10 है, C4H10 है। ये है आइसोब्यूटेन और इसे कहते हैं दोस्तों नॉर्मल ब्यूटेन। ये नॉर्मल ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन, ये दोनों के दोनों क्या कहे जाएंगे, आइसोमर्स कहे जाएंगे। ये दोनों के दोनों जो है समावयव कहे जाएंगे।
समावयव आइसोमर्स कहे जाएंगे। ठीक, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ब्रांच है, ये देखो ये बाहर रह जाता है, ये ब्रांच है जिसे हम लोग मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। जब कोई धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो किस प्रकार का आबंध बनता है? तो धातु अधातु से बना हुआ जो यौगिक होता है वो आयनिक यौगिक होता है, और जो बना हुआ बंध होता है वो आयनिक यानी कि आयनिक बॉन्ड होता है। जैसे सोडियम अपने आप में धातु है और क्लोरीन जो है ये अपने आप में अधातु है। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ये सोडियम आयन, ये क्लोरीन आयन, इनके बीच में ये कौन सा बॉन्ड है? ये आयनिक बॉन्ड है ना, ये आयनिक बंध है। और आयनिक बंध से जो यौगिक बनता है उसे हम लोग आयनिक यौगिक बोलते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर। कोशिका पंजर का मुख्य कार्य क्या है? साइटोस्केलेटन। ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में नहीं पढ़नी थी, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, बस एक वाक्य जो है दिया गया है साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन के बारे में ये देखो, ये एक कोशिका की संरचना है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है जो आप पहले से पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद जो है ये वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, ये गोल्जी उपकरण है, गोल्जी एपरेटस है। उसके बाद क्रोमेटिन जानते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, है ना, सेंट्रियोल। इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं, आपको पढ़ना था पहले भी। इसमें देखो कुछ धागे जैसी संरचनाएं दिख रही है, कुछ धागे जैसी जो है संरचनाएं दिख रही है। यहाँ पर देखो ये धागे जैसी कुछ संरचनाएं दिख रही है यहाँ पर। ये देखो, ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, सूक्ष्म तंतु है ना, सूक्ष्म तंतु या माइक्रोट्यूब्यूल, सूक्ष्म नली है ना, सूक्ष्म नली, सूक्ष्म तंतु। तो धागे जैसी कुछ कुछ संरचनाएं होती हैं, उन्हीं को कहा जाता है साइटोस्केलेटन। जैसे हमारे शरीर के अंदर स्केलेटन क्या है? हड्डी है, जो मजबूती प्रदान करने का काम जो है कर रही है, हमारे पूरे बॉडी को शेप देने का काम कर रही है ना। हम चल पा रहे हैं हड्डियों की मदद से। अगर किसी की हड्डी टूट जाए पैर की, वो नहीं चल पाएगा। हाथ की हड्डी टूट जाए, हाथ में मूवमेंट हम नहीं कर पाएंगे। तो हम चल पाते हैं, पूरे बॉडी को शेप देने का काम, मजबूती प्रदान करने का काम स्केलेटन का होता है, कंकाल का होता है। तो एक कोशिका के अंदर जो कंकाल के रूप में कार्य कर रहा है ना, उसी को हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं, कोशिका पंजर बोलते हैं। समझे आप? इसका काम भी वही होगा, एक कोशिका को शेप देने का काम है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम, मजबूती देने का काम, कोशिका के भीतर पदार्थों का जो मूवमेंट है, जो आंतरिक परिवहन है, वो काम जो है ये साइटोस्केलेटन करवाता है। तो कोशिका को संरचनात्मक स्थिरता प्रदान करना तथा उसके आकार को बनाए रखना, और कोशिका के भीतर जो पदार्थों का परिवहन होता है उसमें भी इसका रोल होता है। तो सीधा हमारे अंदर जो स्केलेटन है, हड्डी है, उससे जो है रिलेट करके आप इसके बारे में, इसके कार्य के बारे में आप ध्यान में रख सकते हो। तो साइटोस्केलेटन जैसे कि सूक्ष्म तंतु, सूक्ष्म नली, केवल आप साइटोस्केलेटन याद रखिए, हो गया, बहुत है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ जल के पृष्ठ पर क्यों तैरती है? बर्फ जो है, अगर हम डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है बर्फ की जो डेंसिटी है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, अगर हम जल की बात करते हैं तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी देखो बर्फ की कम है पानी से, यही कारण है बर्फ जो है तैरती है पानी पे, क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सरल मशीन पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? सरल मशीन पर लगाया गया बल जो है आयास कहलाता है, एफर्ट कहलाता है, एफर्ट कहलाता है। जैसे ये अपने आप एक सरल मशीन है, ये अपने आप एक सरल मशीन है। हम बल कहाँ पर लगाते हैं? हम बल जो है कुछ यहाँ पर लगाते हैं, तो हमारे द्वारा मशीन पर जो बल लगाया जाता है उसको एफर्ट कहा जाता है। हम यहाँ पर बल लगाते हैं और बदले में मशीन को जो है यहाँ पर जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल जो है मशीन के द्वारा लगाया जाता है ना। हम ऐसे बोलते हैं कि जिस बल के विरुद्ध मशीन कार्य करता है,
है ना, जिस बल के विरुद्ध मशीन कार्य करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सुपारी का गोला है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है, ये सुपारी का गोला है, इसको तोड़ना है, तो इसके विरुद्ध इस मशीन को कार्य करना होगा। तो जो इसको तोड़ने के लिए बल चाहिए वो लोड कहलाएगा। तो मशीन जो है इस लोड के विरुद्ध जो है कार्य करती है, मशीन लोड के विरुद्ध कार्य करती है। मशीन को कार्य करना होगा इस लोड के अगेंस्ट में, और हम क्या करेंगे, मशीन पर बल लगाएंगे। मशीन का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया, मशीन जो है देखो जितना कार्य करना होगा ना इस सुपारी के गोले को तोड़ने के लिए, उस कार्य में कमी नहीं आएगी, मशीन के द्वारा कार्य उतना ही किया जाएगा। बस मशीन क्या करने वाली है, हम जितना एफर्ट लगाएंगे हो सकता है उस एफर्ट को मल्टीप्लाई कर दे, बढ़ा दे। 5 न्यूटन का बल लगाएंगे और मशीन जो है 10 न्यूटन का बल कर दे उसको मल्टीप्लाई करके, या फिर हमारे द्वारा जो बल लगाया जाएगा उसके गति को चेंज कर दे। डिपेंड करता है कि जो मशीन है वो किस प्रकार की है। ठीक, तो सरल मशीन पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, ये आयास कहलाता है। और मशीन जिस बल के विरुद्ध में कार्य करती है उसे लोड कहा जाता है। ठीक, अगर आप कोई मेटल का टुकड़ा ले लेते हो तो उस केस में लोड कुछ अलग आएगा। ठीक, और एक फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ, ये होता है लोड बट्टे में एफर्ट। ये भी आप ध्यान में रखिए, लोड बट्टे में एफर्ट, आयास बट्टे में भार बट्टे में आयास। जब मुख का पीएच स्तर डैश से नीचे चला जाता है तो दांतों का एनामेल खराब होने लगता है। ये जो एनामेल है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है, हार्डेस्ट पार्ट है। तो जैसे ही हमारे मुंह का पीएच 5.5 से गिरता है, जो दांत का एनामेल है ये जो है कमजोर होने लगता है, कमजोर होने लगता है, यूं बोल दो दांत सड़ने लगता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी तरंग विशेषता ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करती है? तो एम्पलीट्यूड और लाउडनेस बोल सकते हो, इन दोनों में भाई सीधा संबंध है। एम्पलीट्यूड बढ़ने से जो लाउडनेस से प्रबलता है वो बढ़ती है, और घटने से लाउडनेस घटती है। ठीक, ये प्रबलता है आयाम, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पिच का लेना देना है आवृत्ति से। सरल मशीन के संदर्भ में भार किसे कहते हैं? तो वह बल जिसके विरुद्ध मशीन कार्य करती है। ये मैंने आपसे कहा भाई सुपारी है, अब इस सुपारी को तोड़ना है ना, तो इस सुपारी को तोड़ने के लिए मशीन को कार्य करना पड़ेगा। तो जो मशीन को कार्य करना पड़ेगा, जिस बल के विरुद्ध मशीन को कार्य जो है, कौन कार्य, फिजिक्स में कार्य कौन करता है? बल करता है, बल करता है। कार्य का मतलब या तो बल कार्य करेगा या फिर बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। तो जिस बल के विरुद्ध मशीन को कार्य करना है उसे भार कहा जाता है। तो सुपारी को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ बल की आवश्यकता पड़ेगी जिसके लिए मशीन को कार्य करना पड़ेगा, तो इसे हम लोग लोड कह देंगे, इसे हम लोग लोड कह देंगे। ये लोड है ना। अगर हम कोई मान लो लोहा ले लेते हैं, लोहा का गोला ले लेते हैं, हो सकता है कि उसके इसमें लोड ज़्यादा आए, उसके इसमें लोड ज़्यादा आए, तो हम जानते हैं कि वही मशीन है, अलग अलग पदार्थ हम लोग डालेंगे बीच में तो हमें अलग अलग एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो हम जो बल लगा रहे हैं मशीन पर वो तो एफर्ट हो गया, और मशीन जिसके विरुद्ध, जिस बल के विरुद्ध मशीन कार्य करने वाली उसे हम लोग लोड बोल देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इस बात का सही कारण है कि जब वृक्ष की शाखाओं को जोर से हिलाया जाता है तो फल वृक्ष से क्यों गिरते हैं? तो शाखा है और शाखा से जो है फल भी लटका हुआ है। पहले क्या था कि जो वृक्ष की शाखा थी और उसमें लगा हुआ फल दोनों के दोनों विराम अवस्था में थे। फिर किसी ने क्या किया, शाखा को हिला दिया, हिलाने से क्या हुआ, फल जो है टूट करके नीचे गिर गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इसलिए न्यूटन की गति के पहले नियम पर यह आधारित है कि जैसे ही शाखा को हिलाया गया है, शाखा को हिलाया गया है पकड़ के, डायरेक्ट फल को नहीं पकड़ा गया है, शाखा को हिलाया गया है, तो शाखा में जो है गति होने लगती है। लेकिन बेचारा ये जो फल है इसके पास अपना द्रव्यमान है जिसके कारण जड़त्व है, तो अपने विराम के जड़त्व के कारण, क्योंकि पहले से विराम अवस्था में फल था, अपने विराम के जड़त्व के कारण ये विराम में ही रह जाता है।
है ना, और शाखा जो है वो हिलने लगती है, तो ये फल जो है टूट जाता है। ये कुछ ऐसा मान लीजिए कि आपके पैर के नीचे से जमीन जो है खिसक गई, तो आप गिर जाएंगे ना, आप गिर जाएंगे। सडन अगर हम शाखा को हिलाएंगे तो फल जो है अपने विराम की जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहना चाहेगा, वो गति नहीं करना चाहेगा। लेकिन शाखा को तो जबरदस्ती हिलाया जा रहा है, इसी कारण से जो फल है नीचे गिर जाता है। अगर मान लो मजबूती के साथ अटैचमेंट है तो फल नीचे नहीं गिरेगा। फल और जड़त्व के कारण नीचे गिरते हैं, फल जड़त्व के कारण नीचे गिरते हैं, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पी पौधों के प्रजनन में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पुष्पी पौधा, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए दूसरा नाम क्या है? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए दूसरा नाम एंजियोस्पर्म, यानी जो भी पुष्पी पौधा है उसे एंजियोस्पर्म ग्रुप के अंदर रखा जाता है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है? पहले तो होता है जो पराग कण होता है उसका स्थानांतरण होता है पराग कोश से वर्तिकाग्र पे, जिसे परागण कहा जाता है। फिर जाकर के पराग नली का निर्माण होता है, पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, ठीक, पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। पहले तो पॉलिनेशन होता है, पहले तो पॉलिनेशन होता है, तब जाकर क्या होता है? पोलन ट्यूब बनता है। अब ये पोलन ट्यूब जो है ये अंडाशय के भीतर बीजांड के भीतर पहुंचता है। बीजांड के भीतर जो है जो मादा कोशिका है अंडाणु वो जो है वेट करते रहती है, और पोलन ट्यूब के भीतर जो है शुक्राणु होता है। तो ट्यूब के माध्यम से, क्योंकि ट्यूब ही बीजांड के अंदर प्रवेश कर चुकी है और उस ट्यूब में शुक्राणु है, तो शुक्राणु बीजांड के अंदर चला जाता है जहां पहले से ही जो अंडाणु है वो मौजूद होता है। तब जाकर के जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तब जाकर के निषेचन हो जाता है। निषेचन के बाद हम जानते हैं कि एम्ब्रियो बनता है ना, एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, और फिर जाकर के बीज के भीतर भ्रूण होता है, बीज को रोकते हैं तो इसी एम्ब्रियो, यही एम्ब्रियो जो है ये जर्मिनेट कर जाता है, जर्मिनेशन हम बोलते हैं, और फिर जाकर के जो है एक नया पौधा बनेगा। तो निषेचन, भ्रूण और अंकुर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक लाभ किसका अनुपात होता है? मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज ये होता है लोड बट्टे में एफर्ट, लोड बट्टे में एफर्ट, भार बट्टे में आयास। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर नई वाली एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं तो निश्चित ही आपसे ये रेशियो पूछा जाएगा। एक विद्यार्थी कहता है पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, इसीलिए वे किसी के भी प्रति अनुक्रिया नहीं कर सकते, इसका सही वैज्ञानिक उत्तर क्या होगा? पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी वो अनुक्रिया करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, करते हैं। छुई हुई की पत्तियां छूने से मुरझा जाती हैं, पौधे प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं, है ना। तो प्रकाश अपने आप में उद्दीपन है, पौधे जो है उस प्रकाश के जो कि अपने आप में उद्दीपन है उसको लेकर के पौधे ने रिस्पॉन्स किया कि उसके दिशा में पौधा झुक गया। छुई हुई की पत्तियां छूने से मुरझा जाती हैं, तो टच अपने आप में उद्दीपन है और उसके प्रति पौधे ने जवाब दिया, रिस्पॉन्स दिया कि वो पत्तियां जो है मुरझा गई। तो पौधों में भी होता है, भले तंत्रिका तंत्र नहीं है, लेकिन पौधे जो है हार्मोनल और विद्युत रासायनिक संकेतों का उपयोग करके अनुक्रिया करते हैं, सही है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पौधे भी जंतु की तरह तंत्रिकाओं का उपयोग करते हैं, तो ऐसा नहीं है, तंत्रिका तंत्र है ही नहीं। विद्यार्थी सही है, पौधे निर्जीव होते हैं, तो ऐसा नहीं है, केवल जंतु ही अनुक्रिया दर्शा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोनल विद्युत रासायनिक संकेतों का उपयोग करके अनुक्रिया करते हैं, यह भी आ सकता है कि जल की मात्रा में परिवर्तन करके वो अनुक्रिया करते हैं, यह भी आ सकता है। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी प्रतिरोधकों में कौन सा राशि समान होता है? तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो करंट जो है वो एक समान रहने वाला है, अगर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है तो विभवांतर एक समान रहने वाला है, ठीक है। अगर मान लीजिए सीरीज में है तो करंट एक समान, अगर मान लीजिए पैरेलल में है, अगर पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर एक समान। तो धारा बोलेंगे, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पी से पैरेलल, पी से पोटेंशियल डिफरेंस, आप ऐसे याद कर लेना। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के दौरान
जैसे मुक्त पतन के दौरान गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने से डैश। तो मुक्त पतन में क्या होता है, जैसे मान लो जमीन है और कोई पिंड जो है नीचे की ओर मुक्त पतन में है, यानी इसके ऊपर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। वैसे केस में क्या होता है कि जैसे जैसे मान लो ये एक गेंद है कि गेंद जैसे जैसे जमीन की तरफ आती है, लगातार जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घटती जाती है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। जितने से पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी उतने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि गेंद नीचे आ रही है, 10 जूल जो है स्थितिज ऊर्जा घट गई, तो 10 जूल गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाएगी, है ना। अगर 20 जूल से स्थितिज ऊर्जा घट जा रही है तो 20 जूल से गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। यानी आप किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो जो यांत्रिक ऊर्जा है, जो स्थितिज ऊर्जा है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है ना, यांत्रिक ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। तो ये जो यांत्रिक ऊर्जा है ये किसी भी पॉइंट पर जो है बदलने वाली नहीं है, ये अचर रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक, तो हम बोलेंगे परिवर्तन से पहले और बाद में कुल ऊर्जा समान रहती है। बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। जब गेंद नीचे नहीं गिर रही थी उस समय जो यांत्रिक ऊर्जा रही होगी, गेंद गिरने के बाद भी किसी भी पॉइंट पर वही रहेगी। स्कूल के बगीचे में तितलियां अक्सर फूलों पर आती हैं, जबकि गिलहरियां काष्ठफल नट्स खाती हैं। ये जीव किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? दोनों के दोनों उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता शाकाहारी हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं। तितलियां फूलों का रस चूसती है, शाकाहारी है। गिलहरियां नट्स खाती है, शाकाहारी है ना। दोनों के दोनों प्लांट्स के ही पार्ट खा रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि तितली और गिलहरी दोनों के दोनों शाकाहारी हैं। सी हमारा राइट आंसर। एक धावक 175 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 35 सेकंड में पूरा करता है। एक चक्कर के बाद औसत वेग। अगर आप वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं, अगर आप वृत्तीय पथ पर गति करते हैं तो हर एक चक्कर में आपका जो वेग होगा ना वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ये मान लीजिए सर्कल है, रेडियस 175 मीटर है। मान लो कि आप ये बिंदु ए है, इस बिंदु ए से आप चलना चालू करते हैं और लौट करके आप बिंदु ए पर ही आ जाते हैं। तो आप आपने जहाँ से स्टार्ट किया था आपने वापस से वहीं पर आ गया। आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर जो है आप वापस आ जाते हैं। तो आपका जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है वो एक समान है। और जब भी ऐसा होता है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाता है। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बट्टे में टाइम होता है, ये एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो जो वेग होगा औसत वो भी जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित पथों पर परिक्रमा करते हैं, जिन्हें डैश कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर जिन पथों पर चक्कर लगाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर बोलते हैं। उसे हम लोग शेल बोल देते हैं, शेल बोल देते हैं। उसे हम लोग एनर्जी लेवल बोल देते हैं, ऊर्जा स्तर ही बोल देते हैं, एनर्जी लेवल ही बोल देते हैं, ऊर्जा स्तर ही बोल देते हैं। ऊर्जा स्तर इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी पथ पर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है उसमें उसकी जो ऊर्जा है वो खर्च नहीं होती है, उसकी ऊर्जा कांस्टेंट बनी रहती है। ये देखो नाभिक, ये मान लो कि ये पहला कक्ष है, ये पहला कक्ष है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा निश्चित होगी। ये दूसरा कक्ष है, इसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भले ही अलग होगी लेकिन जो भी होगी वो निश्चित होगी, चेंज नहीं होने वाली है। इसमें घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा भले ही उसकी ऊर्जा अलग होगी, लेकिन जब तक इस पथ पे घूमेगा, इस वाले शेल में घूमेगा, तब तक जो है उसकी ऊर्जा निश्चित बनी रहेगी। इसीलिए एनर्जी लेवल कहा जाता है इसको। अलग अलग एनर्जी लेवल है। ठीक, कोश या कक्षक भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला क्रम में व्यवस्थित समान प्रतिरोध R वाले 10 प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, N इंटू में R। ठीक, श्रेणी क्रम में जो है टोटल 10 प्रतिरोधक लगाए गए हैं, हर एक का प्रतिरोध जो है वो R है। तो 10 इंटू में R है ना, 10R हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। ये ग्लूकोज है।
C12H22O11, ये दोस्तों सुक्रोज है, ये सुक्रोज है, ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल है और ये मीथेन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल से डैश और क्षार से डैश का संयोजन होता है, जिससे जल अणुओं का निर्माण होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल और क्षार ये आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। हम जानते हैं कि बनता है सॉल्ट और बनता है यहाँ पर क्या, वाटर। ये जल कैसे बनता है, तो अम्ल का काम होता है H+ देना और जो क्षार होता है उसका काम होता है OH- देना। तो ये H+ OH ये मिल करके बना लेते हैं H2O। तो अम्ल से मिलेगा H+ और क्षार से मिलेगा OH-, तो क्रमशः H+ OH- आए। किसी वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। उत्तल लेंस में हमेशा ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक केस को छोड़ करके जब वस्तु को रखा जाता है, जब वस्तु को रखा जाता है, ये तो अवतल लेंस है, जब वस्तु को रखा जाता है, ये जो प्रकाशीय केंद्र है और ये जो F1 होता है इसके बीच में, इसके बीच में जब रखा जाएगा तो जाकर के प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा, नहीं तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। हाँ, वो बड़ा बन सकता है, वो छोटा बन सकता है और वस्तु के आकार का बन सकता है। तो वस्तु के आकार का तब बनता है जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, 2F1 पे रखते हैं। तो फोकस दूरी के 2 गुने पर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब अनंत लेंस के मुख्य फोकस के बीच, अनंत पर लेंस के मुख्य फोकस पर आप कहीं पर डालोगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन हमें चाहिए वस्तु के आकार का, तो ये सिर्फ फोकस दूरी के 2 गुने दूरी पर, यानी कि यहां पर रखेंगे तो बनेगा। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले मंड पादप कोशिकाओं में कैल्शियम ऑक्जेलेट अथवा सिलिका के क्रिस्टलों को क्या कहा जाता है। ये नई वाली एनसीईआरटी से सवाल है, जितना आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा उतना ही आपको पढ़ना है नई वाली एनसीईआरटी में, बस थोड़ी सी जानकारी आपको दी गई है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं। सेल इंक्लूजन्स, कोशिका अंतः समावेशन, इसको कोशिका अतरंगक भी कहते हैं, है ना। आपके बुक में कोशिका अतरंगक ही दिया गया, सेल इंक्लूजन्स ही जो है दिया गया है। अब देखो ये ना नॉन लिविंग पार्ट है और टेम्परेरी जो है अस्थायी पदार्थ होते हैं। जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका द्रव है। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि पादप कोशिका में ग्लूकोज जो है स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम बोलते हैं कि पादप में जो खाना है, भोजन है, वो संचित होता है मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में। तो ये स्टार्च कोशिका द्रव में ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये नाभिक है, ये मान लो कि स्टार्च जो है कोशिका द्रव में ऐसे पड़ा हुआ है, जब यूज होना होगा तो ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। तो ये क्या है, अस्थायी है ना, ये टेम्परेरी यहाँ पर पड़ा हुआ है। मान लो कुछ वेस्ट है जो पड़ा हुआ है ना, कोई वेस्ट है जो ऐसे पड़ा हुआ है, फिर इस वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाएगा, इस वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाएगा। कुछ पदार्थ है मान लीजिए, उसका सिक्रीशन हुआ पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इन सारे का जो है यूज किया जाएगा, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, इसको भी अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी ये सिक्रीशन है, इसका भी जो यूज होना है वो हो जाएगा। इन्हीं सारे को कहा जाता है सेल इंक्लूजन्स, सेल इंक्लूजन्स, ठीक है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, ये कोशिका के अस्थायी अंगक नहीं है, सेल ऑर्गेनल नहीं है, ये प्रायः भंडारण, स्राव, अपशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक रासायनिक गुणधर्म को संदर्भित करता है। रासायनिक गुणधर्म यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बिल्कुल ही नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं। तरलता, फ्लूइडिटी, गलनांक है, क्वथनांक है, ये सब जो है भौतिक गुणधर्म कहे जाते हैं, भौतिक गुणधर्म कहे जाते हैं। घनत्व क्या है, क्वथनांक क्या है, गलनांक क्या है, हिमांक क्या है ना, तरलता है ना, दाब है, ये सब भौतिक गुणधर्म कहे जाते हैं। वायु में ज्वलन, हम जानते हैं वायु में ज्वलन का मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है। जैसे कार्बन को आप जलाएंगे तो कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, ये सब बन सकते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया जहाँ होती है वहीं पर हम लोग रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, ठीक। रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म को संदर्भित करता है। तो वायु में जलन, अलग अलग पदार्थ वायु में अलग अलग तरीके से जलते हैं, है ना, अलग अलग पदार्थ वायु में अलग अलग तरीके से जलते हैं। कोई तेजी से जल उठते हैं, किसी को
जलाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ज्वलन अपने आप में क्या है? जलाना चीज़ों का अपने आप में रासायनिक अभिक्रिया है, परिवर्तन है। तो ये रासायनिक गुणधर्म को ही बताएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परिपथ आरेखों में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिग जैग लाइन का उपयोग निम्नलिखित में से किसे निरूपित करने के लिए किया जाता है? तो सर्किट में जो हम लोग ऐसे जिग जैग लाइन बनाते हैं, ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है रेजिस्टर को। ये दिखाता है रेजिस्टर को, है ना, प्रतिरोधक को। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेट नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।